मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही लिया। तो लेखक कह रहे हैं कि एक ट्रेन है जो ये दिखाई दे रही है कि आपको एक ट्रेन का डिब्बा है, जिसे हम यहाँ ये सीट है जिसे हम बर्थ कहते हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इसे बर्थ कहा जाता है। यहाँ पे हम सो भी सकते हैं आराम से। तो लेखक कह रहे हैं कि ट्रेन मुफस्सिल का अर्थ होता है कोई बड़ा शहर। तो एक पैसेंजर ट्रेन किसी मुफस्सिल किसी बड़े शहर के लिए चल पड़ने के लिए बिल्कुल निकलने के लिए तैयार हो रही थी। उसने सीटी बजा रही, फुंकार रही थी, यानी सीटी बजा रही थी। आपने देखा होगा ट्रेन जब भी निकलती है सीटी बजाती है। आराम से सेकंड क्लास, यानी लेखक उस समय ट्रेन में 3 क्लास होता था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। अब इसके बाद थर्ड क्लास को हटा दिया है, अब केवल फर्स्ट और सेकंड क्लास है। तो सबसे अधिक पैसे फर्स्ट क्लास में लगते थे, उसके बाद सेकंड, और सबसे कम पैसे थर्ड क्लास में लगते थे। तो अधिकतर लोग क्या पैसे के चक्कर में, कम पैसे में सफ़र करने के लिए थर्ड क्लास का ही टिकट लेते थे। तो लेखक ने क्या किया कि सेकंड क्लास में ज़्यादा भीड़ नहीं होगी और इसलिए उनको ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था, इसलिए भीड़ से बच कर के एकांत में नई कहानी के संबंध में कि नई, जिससे एकांत में क्या होगा कि मैं अपनी नई कहानी के बारे में सोच पाऊँगा, इसलिए और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए, कि जो खिड़की में बैठ कर के बाहर के प्राकृतिक दृश्य देख पाऊँगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, सेकंड क्लास का टिकट लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर तथा जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अब गाड़ी निकल ही रही थी कि सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे में लेखक ने सोचा कि वो खाली है और उसमें भाग करके क्या उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी उन्होंने अनुमान क्या लगाया था कि यह क्या है, यह डिब्बा, पूरा डिब्बा खाली है, मैं आराम से बैठूंगा, अपनी कहानी के बारे में सोचूंगा, खिड़की से बाहर के दृश्य देख पाऊंगा। लेकिन उनका यह अनुमान प्रतिकूल निकला। प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत, जबकि ये ऐसा नहीं हुआ। डिब्बा निर्जन नहीं था। डिब्बा निर्जन का अर्थ होता है जहाँ पे कोई व्यक्ति ना हो, लेकिन वह निर्जन नहीं था, यानी उसमें पहले से ही कोई व्यक्ति था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मार बैठे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक बर्थ पे, यानी सीट पे, जो लखनऊ के नवाबी नस्ल के, जो यानी जो आज तक लखनऊ में जो नवाब हुआ करते थे वैसी, यानी वो भी नवाब थे। एक सफ़ेदपोश का अर्थ होता है सभ्य, एक सभ्य सज्जन बहुत सुविधा से पालती मार करके बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पे रखे थे और उन्होंने अपने पास क्या रखे, 2 अच्छे फ्रेश ताजे चिकने तौलिए पे रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अब जैसे ही लेखक डिब्बे में पहुंचे, और वो भी कैसे, अचानक गाड़ी चलने वाली थी, तभी अचानक लेखक उस डिब्बे में पहुंचे थे और वहाँ बैठे जो नवाब साहब थे उनको यह अच्छा नहीं लगा। यानी लेखक ने उनकी आंखें समझकर, देखकर
उनके हाव भाव समझ करके यह जान लिया कि उनको मेरा आना अच्छा नहीं लगा और उनकी आंखों में एक प्रकार का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हो। अब लेखक अपना अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जिस प्रकार से मैं नई कहानी के बारे में सोचने के लिए एकांत में आया था, हो सकता है उनको भी नई कहानी लिखनी हो। या अब इन्होंने अपने पास क्या रखे हैं, खीरे रखे हुए हैं, और खीरे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, एक छोटी चीज़ होती है, अपदार्थ वस्तु, यानी कोई छोटी चीज़ है। छोटी चीज़ का शौक करते देख जाने के संकोच में हूँ, यानी अब उन्हें ऐसा संकोच हो कि अरे देखो मैं तो क्या हूँ, नवाब हूँ, और कोई मुझे ये देख ले कि ये तो क्या, देखो कैसा है, खीरे जैसी छोटी छोटी चीज़ें खाने का शौक रखता है। नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब नवाब साहब, जब लेखक ट्रेन के डिब्बे में पहुंचे तो नवाब साहब ने संगति यानी दोस्ती के लिए किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं दिखाया। उनने किसी का प्रकार का उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और लेखक कह रहे हैं मैंने भी क्या किया, अपने सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हमारी भी मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है, इसलिए मैंने भी क्या किया, चुपचाप उनकी बर्थ के सामने वाली बर्थ पर मैं बैठ गया और उनसे आंखें चुरा ली, यानी उनसे नज़रें बचा ली। ठाली बैठी कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगी। ठाली बैठना यानी बिना काम के बैठे रहना। वो कह रहे हैं कि जब भी मैं खाली बैठता हूँ तब मुझे कल्पना करने की एक पुरानी आदत है, और मैं क्या, नवाब साहब की असुविधा और संकोच का अनुमान करने लगा। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अब लेखक क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि नवाब साहब ने क्या किया होगा कि मैं बिल्कुल अकेले बैठूंगा, क्योंकि सेकंड क्लास में भी कम ही लोग बैठते थे और किराया भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं, यानी फर्स्ट क्लास से कम होता था और थर्ड क्लास से ज़्यादा। तो हो सकता है इन्होंने क्या सोचा होगा कि मैं एकांत में भी बैठा रहूँगा और थोड़ी किफ़ायत भी हो जाएगी, यानी पैसे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होंगे, इसलिए वो क्या, सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे होंगे। और अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते देखे। अब उनको ऐसा गंवारा नहीं, यानी यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा कि शहर का कोई सफ़ेद पोश का अर्थ क्या बताया था अभी, कि कोई दूसरा सभ्य व्यक्ति उनको सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करता हुआ देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। वो कह रहे हैं कि अब अकेले में सफ़र करना है तो समय व्यतीत करने के लिए उन्होंने क्या क्या होगा, ये खीरे खरीदे होंगे कि जिससे कि मेरा टाइम पास अच्छा हो। और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे कैसे खाएं। वो कह रहे हैं अब वो ये सोच रहे होंगे कि वो मेरे सामने खीरा खाने में संकोच कर रहे हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे।
अब लेखक कह रहे हैं कि मैं हल्की तिरछी नज़रों से क्या कर रहा था, नवाब साहब को देख रहा था। और नवाब साहब क्या कर रहे थे, कुछ देर तक उन्होंने बिल्कुल खिड़की से बाहर ही देख रहे थे। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अभी इसके बाद अचानक से ये दोनों लेखक अपने आप में अकेले में कल्पना कर रहे हैं, लेकिन तभी क्या हुआ, नवाब साहब ने उनको संबोधन किया। ओहो ओहो! आदाब अर्ज यानी उनको आदाब क्या, उनको शिष्टाचार में जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, नमस्कार नमस्ते करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने कहा आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। उन्होंने कहा कि अब लेखक को उन्होंने पूछा, अरे जनाब आप खीरा खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएंगे। अब नवाब साहब जो कि अभी उनके आँखों में उन्होंने देखा, लेखक ने क्या देखा था कि जैसे लेखक उस रेलगाड़ी के डिब्बे में पहुँचे, नवाब साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन अभी उन्होंने अपने आप में चेंज किया, अपने आप में कुछ परिवर्तन किया कि क्या कि लेखक से बात करने लगे और उनसे पूछने लगे कि क्या आप खीरे का शौक रखते हो, क्या खाओगे आप खीरा? तो इस प्रकार नवाब साहब का भाव परिवर्तन, यानी जो अभी इससे पहले कुछ थे और अभी कुछ और, तो यह उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भांप लिया, यानी अंदाज़ा लगा लिया। उन्होंने भांप लेना का अर्थ होता है समझ जाना, यानी वो समझ के इस शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए, शराफत यानी वो मुझे क्या दिखा रहे हैं कि मैं बहुत शरीफ हूँ, इसलिए मुझे भी मामूली समझ रहे हैं। और हमने भी क्या जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएंगे, कि मैंने भी जवाब दिया कि नहीं, थैंक्स, आप खाइए, मैं नहीं खाऊंगी, कि आप खीरे खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। अब नवाब साहब ने क्या किया, एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा और फिर क्या किया, बिल्कुल दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे जो तौलिया रखा हुआ था उसको सामने बिछा लिया और सीट के नीचे से लोटा उठा करके दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। अब उन्होंने सीट के नीचे एक लोटे में पानी रखा हुआ था और उस पानी से उन्होंने क्या किए, वो जो दोनों खीरे थे उनको बाहर खिड़की से बाहर धो लिया और धोने के बाद उन खीरों को पोंछ भी लिया। जेब से उन्होंने चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। अब लेखक ने क्या किया, वो खीरे छिले और आपने देखा होगा खीरे का जो सिर वाला हिस्सा होता है वो कड़वा होता है, तो लेखक ने क्या किया, उस सिर को चाकू से काटा और उसके जो वहाँ पे गोदा, यानी आपने कई बार आप भी करते होंगे, जो देसी खीरे होते हैं उनके सिर को गोद करके उनका झाग निकालते हैं और उसके बाद उस सिर को काट करके फेंक देते हैं, जिससे कि उसका कड़वापन निकल जाता है। फिर उन्होंने खीरों को बहुत एहतियात का अर्थ होता है बहुत ध्यानपूर्वक छीला और उनके फाँकों को बहुत करीने से, बहुत तरीके से तौलिए पर सजाते गए।
लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि जो लखनऊ स्टेशन पर खीरे बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं कि किस प्रकार के इसे खीरे को खाया जाता है या किस प्रकार से ये खीरा और ज़्यादा स्वादिष्ट हो। तो वो क्या करते हैं, हमेशा ही उनके पास जीरा मिला हुआ नमक और पिसी लाल मिर्च की पुड़िया हाजिर कर देते हैं। जब भी आप खीरा लो तो वो उसके साथ क्या देते हैं, जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया दे देते हैं। तो नवाब साहब ने के पास भी क्या था, ये जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च थी। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। अब उन्होंने भी क्या किया, बहुत ध्यान से जो खीरे की फांकें थी उनमें जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, यानी उनमें वो नमक छिड़क दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से ही प्लावित हो रहा था। अब लेखक नवाब साहब को बहुत गौर से देख रहे थे और उनकी भाव भंगिमा देख के, उनके भाव भंगिमा का अर्थ होता है हाव भाव, और इस प्रक्रिया में उनके क्या जबड़े हिल रहे थे। स्फुरण का मतलब होता है हिलना। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस खीरे का रसास्वाद मतलब खाने की कल्पना में से ही उनके मुंह में क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब वो लेखक उनको देख कर के क्या सोचते हैं, मियाँ तो बहुत रईस बहुत अमीर आदमी बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने की प्रक्रिया के बच सकने के ख्याल में वो अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यानी कि वो अब यह भूल गए हैं कि सामने मैं बैठा हूँ और जिस प्रकार हम अकेले में करते हैं, इसलिए वो अपनी असलियत जो उनकी अभी तक वो अपना क्या कर रहे थे, बहुत शरीफ बन रहे थे, इस प्रकार अभी वो सिर्फ उन्होंने क्या की, खीरे ही काटे। और लेखक को ऐसा लगा कि उनके मुंह में पानी आ रहा है, वो बहुत इस खीरे को देख के ललचा रहे हैं। वो लेखक ये सारा अभी तक अपने मन में ही सोच रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब नवाब साहब ने एक बार फिर से लेखक को पूछा कि वल्लाह आप शौक कीजिए, मतलब आप भी टेस्ट के लिए कीजिए, आप भी खा लीजिए। यह तो क्या, जो खीरा क्या एक उन्नत किस्म का एक खीरा होता है, उसका नाम होता है वालम। तो यह क्या है, एक वालम खीरा है और वो भी लखनऊ का मशहूर। तो आप खाओ। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांकें देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। अब जब नवाब साहब ने उन खीरों पे नमक मिर्च बुरक दिया, तो जब भी खीरे में क्या नमक डाला जाता है तो वो पानी छोड़ने लगता है। तो वो उनकी फांकें भी ऐसा लग रहा था बस पनियाती, यानी पानी उसमें उभर कर आ गया था, पानी दिख रहा था। तो वो उसको देख कर के लेखक के मुंह में बहुत पानी आ रहा था, लेकिन ना लेखक ने पहले ही उनको मना कर लिया था। अब आत्मसम्मान भी कोई बात होती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो
वो कह रहे हैं मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए कहा शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं होती। तलब का अर्थ होता है इच्छा, कि उन्होंने कहा थैंक यू, और इस समय मेरी क्या बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, और मेरा जो मैदा का अर्थ होता है आमाशय, यानी स्टमक जो होता है वो भी क्या है, थोड़ा कमज़ोर है, तो कृपया आप खाइए। क़िबला शौक़ फरमाएंगे।